अमृता जैसे ही मेन डोर से अपना कदम निकली, अक्ष लैपटॉप कस के बंद करके अपना सर चेयर पर टिकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। स्टडी रूम में अक्ष की हालत खराब हो रही थी तो बाहर अमृता के आंखों से भी आंसू निकलने स्टार्ट हो गए और उसके पीछे सबके आंखों से आंसू निकलने स्टार्ट हो गया। नील बाहर अमृता का इंतजार कर रहा था। निखिल बाहर आया, अमृता का बैग कार में रख दिया। तारांकन, सॉरी नील, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अमृता बोली और अदा को इशारा किया तो एक नज़र ओम को देखकर कार में बैठ गई। अमृता भी सारे परिवार को देखकर एक नज़र उपबिंदु को देखकर कार में बैठ गई। ये वही कार था जो अमृता में दिल्ली से मिल गई थी, अक्ष के मेंशन में था। अमृता एक नज़र सबको देखकर कार स्टार्ट करके निकल गई। निखिल के आंखों गुस्सा साफ देखा जा सकता था तो और सभी के आंखों में भी अक्ष के लिए गुस्सा, तो अमृता के जाने का दुख साफ देखा जा सकता था। अमृता के जाने के बाद नील भी अमृता के पीछे निकल गया। दी अब हम ये से कहा जा रहे हैं, क्या हम नील भाई के या फिर रॉकी भाई के साथ नहीं रह सकते हैं? अदा धीरे से बोली। बच्चा आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूं ना, आप चिंता नहीं करो, अब हम एक अलग दुनिया बनाएंगे, अपनी अमृता बोली और अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन अदा के देखने से पहले हटा ली जल्दी से। अदा अमृता के खाने पर अमृता के कंधे पर सर रख ली। मेरा बच्चा, अमृता अदा के सर पर किस करके ड्राइव पर फोकस करने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में एक आदमी और रिया पार्टी कर रहे थे। चेज हमरा सपना पूरा हुआ, रिया ड्रिंक का एक घुट पीते हुए बोली। या कोर्स ले लें, फिर भी हमें अभी फूक फूक कर कदम रखना है, बस एक बार ये अमृता रास्ते से हमेशा के लिए भगवान को पायरी हो जाए, वो आदमी नफरत से बोला। उसके आंखों में अमृता के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। रिलैक्स रिलैक्स, बस हमारा काउंट डाउन शुरू, 1 2 एंड 3 बम बम, रिया बोली कि उधर कार ब्लास्ट हो गई। रिया और वो शून्य आदमी जोर जोर से हंसने लगे। उधर अक्ष के बिला में अक्ष की सांसें तेज हो गई, अचानक से खांसी आने लगी। वो टेबल से ग्लास उठाकर जल्दी जल्दी पानी पीने लगा, लेकिन ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। वाइफी तुम ठीक तो हो ना, बोलकर अक्ष इधर उधर चक्कर लगाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया, वो गिर से टेबल के पास गया और लैपटॉप ऑन करके उसमें जल्दी जल्दी कुछ करने लगा। कुछ देर करने के बाद उसे लैपटॉप पर धुआं धुआं दिखाई देने लगा। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता मेरी वाइफी, बोलकर अक्ष लैपटॉप वैसे ही छोड़कर बाहर भागा। कुछ देर बाद सब हॉल में इकट्ठा होकर लाइव न्यूज देख रहे थे, जिसमें अमृता की गाड़ी खाई के किनारे जलती हुई नजर आ रही थी। ये सब उस नालायक की वजह से हुआ है, आज से हमारा उसका रिश्ता खत्म, आज से हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चलो, मिस्टर मल्होत्रा चिल्लाते हुए बोले। और आपसे मैंने कहा था आप उसे रोक कर रखना, लेकिन आप भी उसे जाने दी क्या, थोड़ा सा और मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी आप, मिस्टर मल्होत्रा संगीता जी पर चिल्लाते हुए बोले। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी, संगीता जी नम आवाज में बोली। ओम को तो जैसे शौक लगा हो, एक बस एक टक न्यूज को देख रहा था, उसे अब तक की सारी शरारतें अदा की याद आने लगी। उसके आंखों में जैसे आंसू सूख से गए हो, आंसू निकल ही नहीं रहे थे। भाई भाई कुछ तो बोलो, हमें जाना चाहिए वहां पे, चलो ना डैड हम चलते हैं वहां पे, कांची रोते हुए बोली। कांची की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा जल्दी से बाहर भागे, उसके पीछे कांची और ओम संगीता जी भी भागे। कुछ देर बाद सब खाई के किनारे खड़े हुए थे। अक्ष सुन्न होकर बस खाई को ही देख रहा था। उसका फेस इस वक्त इमोशनल लेस था, देखकर पता नहीं चल रहा था दुखी है या खुशी। अब क्या आए हो यहाँ देखने, यही वो अभी तक मारी है या जिंदा है, मिस्टर मल्होत्रा अक्ष के सामने जाके बोले। अक्ष उनकी बात सुनकर भी इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगा। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे उसके मरने की खुशी बताने, मिस्टर मल्होत्रा गुस्से से बोल। अक्ष फिर भी कुछ नहीं बोला। सर हमें लगता है उनकी बॉडी यहाँ खाई से गिर गई है, ब्लास्ट होने से हमारे आदमी नीचे लगे हुए हैं, उनकी बॉडी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कामिस्नार अक्ष और मिस्टर मल्होत्रा को देखते हुए बोले। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, वो भी पॉजिटिव, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए, मिस्टर मल्होत्रा कामिस्ना पर पॉइंट करते हुए बोले। आप जाए अपना काम करिए, अक्ष संत भाव से बोला तो कामिस्नार अपना सर झुकाकर दूसरी तरफ चला गया। तुम चाहते क्या हो, जब तुम्हें उसके रहने ना रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो क्यों आए हो यहाँ पर, चले जाओ अभी के अभी ऐसे, मिस्टर मल्होत्रा गुस्से से अक्ष पर पॉइंट करते हुए बोले। पापा अभी संत हो जाओ, पहले हमें भाभी को ढूंढना है, मम्मा बोलो ना, इन सबको ये वक्त आपस में लड़ने की नहीं है, कांची रोते हुए बोली। मैं आपके भाभी को सही सलामत लेकर आऊंगा, अभी आप सब घर जाओ, मिस्टर मल्होत्रा बोले। तो कांची और संगीता जी अपना सर हिलाकर रोते हुए कार में बैठ गई, उनके साथ ओम भी चला गया, उसे तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। तो कांची और संगीता जी अपना सर हिलाकर रोते हुए कार में बैठ गई, उनके साथ ओम भी चला गया, उसे तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। ऐसे ही शाम हो गया, लेकिन अमृता और अदा का कुछ पता नहीं चला।
हर तरफ न्यूज पानी की तरह फैल गया था। अब अमृता और उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। मिस्टर मल्होत्रा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके थे। उस दिन से सब बदल गया। मिस्टर मल्होत्रा संगीता जी और कांची को लेकर मेंशन में रहने लगे। अक्ष की क्रुएल्टी अब और बढ़ गई। उसकी बातें कम और अब जो भी उसके सामने मुंह खोलता बंदूकें ज्यादा चलती थी। इन सब में संगीता जी हद से ज्यादा परेशान रहने लगी बाप बेटे के चक्कर में। और ओम तो पूरी तरह से चेंज हो गया था। एकदम से चुप, न किसी से ज्यादा बातें करता था, न किसी से कुछ कहता था। उस दिन से नील निकिता भी गायब हो गए थे और नील के पापा फिर से शिमला चले गए थे। रॉकी अमृता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमृता और अदा का कहीं भी पता नहीं चला। ये इसी 3 साल बीत गया। 3 साल बाद रात का वक्त, समुंदर के किनारे पे एक ब्लैक लोग जैकेट डाले, फेस पर मास्क लगाकर सिप का आने का इंतजार कर रहा था। उसके चारों तरफ गार्ड बंदूक ताने खड़े हुए थे। बॉस, हमें लगता है बाबर नहीं आएगा, थोड़ी ही देर में हमारी सिप आने वाली है, उसका असिस्टेंट धीरे से आके बोला। कुत्ते कभी भौंकना नहीं छोड़ते, सिप आने तो दो, मास्क में डेविल स्माइल करते हुए बोला। यस बॉस, उसका असिस्टेंट धीरे से बोला और स्माइल करते हुए सर झुकाकर सामने सिप का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में समुंदर से सिप आते हुए दिखाई देने लगी। शिप आके किनारे पर से शिमला चले गए थे। रॉकी अमृता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमृता और अदा का कहीं भी पता नहीं चला। ये इसी 3 साल बीत गया। 3 साल बाद रात का वक्त, समुंदर के किनारे पे एक ब्लैक लोग जैकेट डाले, फेस पर मास्क लगाकर सिप का आने का इंतजार कर रहा था। उसके चारों तरफ गार्ड बंदूक ताने खड़े हुए थे। बॉस, हमें लगता है बाबर नहीं आएगा, थोड़ी ही देर में हमारी सिप आने वाली है, उसका असिस्टेंट धीरे से आके बोला। कुत्ते कभी भौंकना नहीं छोड़ते, सिप आने तो दो, मास्क में डेविल स्माइल करते हुए बोला। यस बॉस, उसका असिस्टेंट धीरे से बोला और स्माइल करते हुए सर झुकाकर सामने सिप का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में समुंदर से सिप आते हुए दिखाई देने लगी। शिप आके किनारे पर टिकी तो जल्दी जल्दी मॉल की डिलीवर करने लगे सभी। थोड़ी ही देर में सब कुछ कंप्लीट हो गया। काउंटडाउन शुरू, 1 2 3 बूम। मास्क लगा आदमी अपने आप से डेविल स्माइल करते हुए बोला ही था कि पीछे से ब्लास्ट होनी स्टार्ट हो गई। साले कभी सुधार ही नहीं सकते, मास्क लगा आदमी बोला और अपने आप में मिस्ट्रियास स्माइल करने लगा। तभी पीछे से आके कुछ आदमी उसके सर पर बंदूक तान दिए और उसके सारे आदमियों को भी ओवरटेक कर लिए। मास्क मैन आदमी अभी भी चुपचाप खड़ा था और उसके बगल में उसका असिस्टेंट भी खड़ा था। जाओ जल्दी से मॉल चेक करो, बाबर अपने आदमियों से बोला। बॉस, हमरे साथ फिर से ये डेविल ने धोखा दिया, इसमें ड्रग्स की जगह सारे गोनी में रुई भरी हुई है, शिप से एक बाबर का एक आदमी चिल्लाकर बोला। साले तुम फिर से हमें चुटिया बनाया, आज तो तू गया, बता ड्रग्स का शिप कहाँ गया, बाबर डेविल पर गुस्सा करते हुए बोला। वो तो अब तक अपने जगह पर पहुंचने वाला होगा, मास्कमैन डेविल बोला। फिर थोड़ा सा झुककर बाबर के कान के पास जा टिकी तो जल्दी जल्दी मॉल की डिलीवर करने लगे सभी। थोड़ी ही देर में सब कुछ कंप्लीट हो गया। काउंटडाउन शुरू, 1 2 3 बूम। मास्क लगा आदमी अपने आप से डेविल स्माइल करते हुए बोला ही था कि पीछे से ब्लास्ट होनी स्टार्ट हो गई। साले कभी सुधार ही नहीं सकते, मास्क लगा आदमी बोला और अपने आप में मिस्ट्रियास स्माइल करने लगा। तभी पीछे से आके कुछ आदमी उसके सर पर बंदूक तान दिए और उसके सारे आदमियों को भी ओवरटेक कर लिए। मास्क मैन आदमी अभी भी चुपचाप खड़ा था और उसके बगल में उसका असिस्टेंट भी खड़ा था। जाओ जल्दी से मॉल चेक करो, बाबर अपने आदमियों से बोला। बॉस, हमरे साथ फिर से ये डेविल ने धोखा दिया, इसमें ड्रग्स की जगह सारे गोनी में रुई भरी हुई है, शिप से एक बाबर का एक आदमी चिल्लाकर बोला। साले तुम फिर से हमें चुटिया बनाया, आज तो तू गया, बता ड्रग्स का शिप कहाँ गया, बाबर डेविल पर गुस्सा करते हुए बोला। वो तो अब तक अपने जगह पर पहुंचने वाला होगा, मास्कमैन डेविल बोला। फिर थोड़ा सा झुककर बाबर के कान के पास जा टिकी तो जल्दी जल्दी मॉल की डिलीवर करने लगे सभी। थोड़ी ही देर में सब कुछ कंप्लीट हो गया। काउंटडाउन शुरू, 1 2 3 बूम। मास्क लगा आदमी अपने आप से डेविल स्माइल करते हुए बोला ही था कि पीछे से ब्लास्ट होनी स्टार्ट हो गई। साले कभी सुधार ही नहीं सकते, मास्क लगा आदमी बोला और अपने आप में मिस्ट्रियास स्माइल करने लगा। तभी पीछे से आके कुछ आदमी उसके सर पर बंदूक तान दिए और उसके सारे आदमियों को भी ओवरटेक कर लिए। मास्क मैन आदमी अभी भी चुपचाप खड़ा था और उसके बगल में उसका असिस्टेंट भी खड़ा था। जाओ जल्दी से मॉल चेक करो, बाबर अपने आदमियों से बोला। बॉस, हमरे साथ फिर से ये डेविल ने धोखा दिया, इसमें ड्रग्स की जगह सारे गोनी में रुई भरी हुई है, शिप से एक बाबर का एक आदमी चिल्लाकर बोला। साले तुम फिर से हमें चुटिया बनाया, आज तो तू गया, बता ड्रग्स का शिप कहाँ गया, बाबर डेविल पर गुस्सा करते हुए बोला।
वो तो अब तक अपने जगह पर पहुंचने वाला होगा, मास्कमैन डेविल बोला। फिर थोड़ा सा झुककर बाबर के कान के पास जाकर बोला, वैसे तू चुतिया है, इसमें कोई शक नहीं है, डेविल बोला और जोर जोर से हंसने लगा। साले तू तो आज गया, बाबर बोलकर अपना बंदूक मास्कमैन पर तना ही था कि मास्कमैन झटके से उसका बंदूक छीनकर पलटकर उसके सर पर तान दिया। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो इस डेविल को मार सके, मास्कमैन इस बार गुस्से से बोला। वैसे तू कितना बड़ा मूर्ख है, तुझे पता भी है आज कितने दिन से तेरे पीछे ये डेविल पड़ा है। ये जानते हुए भी चूहा अपने बिल से निकल आया, इसे ही सबसे बड़ा मूर्ख कहते हैं, डेविल बोला और जोर जोर से हंसने लगा। साथ में उसका असिस्टेंट भी हंसने लगा। ये देखो चूहे को चला है शेर से लड़ाई करने, मास्कमैन ने बोला और फिर से हंसने लगा। हमारे पास अभी टाइम है, मास्कमैन ने अपने असिस्टेंट से बोला। ये इस बोस अभी टाइम है, अभी वहां जाने में वक्त है, असिस्टेंट जल्दी से अपने हैंड वॉच में देखकर बोला। हम तो क्या उसे तड़पा कर मारा जाए या फिर अपने पालतू जानवर का भोग बना दे, मास्कमैन बाबर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। बॉस मैं तो कहता हूँ जल्दी से इसका तम कामम करो, हमें निकलना भी है, नहीं तो आप उसे जानते ही हो ना, असिस्टेंट मास्कमैन को देखते हुए बोला। टाइम है अभी, डेविल बोला। थोड़ी देर बाद समुद्र के किनारे चेयर लग चुका था और इसके सामने बाबर का हाथ बांध कर सर झुका कर रखा हुआ था। बाबर की हालत पहले से ही बहुत खराब हो गई थी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो शून्य, मुझे तो अभी मार दोगे लेकिन उसके बाद तुम्हारा जीना हराम कर देगा मेरा बहर, बाबर नफरत से मास्कमैन को देखते हुए बोला। बाबर की बात सुनकर मास्कमैन जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, अबे डॉनकी पहले अभी अपने बारे में तो सोच ले, तू जब आज इस दुनिया में रहेगा ही नहीं तो फिर मेरी हालत देखकर क्या करेगा, मास्कमैन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। बॉस कॉल आने लगा, हमें अब निकालना पड़ेगा, सब कुछ हो चुका, असिस्टेंट धीरे से बोला तो मास्कमैन ने कुछ नहीं बोला। तभी वहां पर लगातार 6 गोलियां बाबर के सर के बीचों बीच और इसी के साथ बाबर की सांसें भी रुक गई। बॉस हमें अभी निकालना पड़ेगा, असिस्टेंट बोला तो मास्कमैन जल्दी से वहां से निकलने लगा। तो उसका असिस्टेंट गार्ड को कुछ इशारा करके डेविल के पीछे निकल गया। अब तक कितने कॉल आ चुके, मास्कमैन चलते हुए बोला। बॉस चोपर उस तरफ है, असिस्टेंट ने बोला तो मास्कमैन जल्दी से चोपर पर चढ़ गया। अब तक कितने कॉल आ चुके, मास्कमैन चलते हुए बोला। बॉस चोपर उस तरफ है, असिस्टेंट ने बोला तो मास्कमैन जल्दी से चोपर पर चढ़ गया। हाँ ये कोई और नहीं अक्ष मल्होत्रा ही था, दिल्ली। कुछ देर बाद अक्ष का चॉपर एक ग्राउंड में लैंड हुआ। अक्ष चॉपर से बाहर निकाला, ग्राउंड तो बड़ा था लेकिन घर छोटा ही था, लेकिन हिसाब भर था। अक्ष दूर के पास पहुंचा तो डोर अंदर से लॉक था, उसने अपने पॉकेट से की निकलकर डोर अनलॉक किया और दावे पाव अंदर जाने लगा। कुछ देर बाद अक्ष एक रूम के पास जाके खड़ा हुआ और धीरे से डोर को ओपन करके अंदर गया। अक्ष अंदर गया और अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर देखने लगा तो इसे बालकोनी से का डोर खुला हुआ नजर आया। अक्ष एक नज़र बेड पर देखा और बेड के पास आया तो वहां पर एक 3 साल का छोटा सा बच्चा अपना हाथ पाँव फैला कर दिया हुआ था, चादर बेड के नीचे गिरा हुआ था। अक्ष के होठ पर अपने आप ही स्माइल आ गई। अक्ष नीचे से चादर उठाकर बच्चे को कवर करके उसके सर पर किस करके बेड से उठ गया। उसके फेस पर इस वक्त गहरी प्योर स्माइल थी। अक्ष फिर से झुका और उस बच्चे के गुलाबी होंठ और गाल को देखने लगा। जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने होंठ उसके गाल पर रख दिया। मेरा शेर, अक्ष बोला तो उसके गालों पर किस करने लगा। अक्ष के किस करने से उस बच्चों को अक्ष की ब्याज जो भी तो अपना फेस इधर उधर करने लगा। मम्मा देखो ना बेबी की निनी टोन खलब कर रहा है, वो बच्चा नींद में ही बोला तो अक्ष जल्दी से अपना फेस उठा लिया। तो जनाब को भी अपने माँ की तरह मेरी बियर्ड से प्रॉब्लम है, अक्ष बोला और एक बार फिर से बच्चे के सर पर किस करके बालकोनी की तरफ अपने कदम बढ़ा लिया। अक्ष अंदर गया और अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर देखने लगा तो इसे बालकोनी से का डोर खुला हुआ नजर आया। अक्ष एक नज़र बेड पर देखा और बेड के पास आया तो वहां पर एक 3 साल का छोटा सा बच्चा अपना हाथ पाँव फैला कर दिया हुआ था, चादर बेड के नीचे गिरा हुआ था। अक्ष के होठ पर अपने आप ही स्माइल आ गई। अक्ष नीचे से चादर उठाकर बच्चे को कवर करके उसके सर पर किस करके बेड से उठ गया। उसके फेस पर इस वक्त गहरी प्योर स्माइल थी। अक्ष फिर से झुका और उस बच्चे के गुलाबी होंठ और गाल को देखने लगा। जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने होंठ उसके गाल पर रख दिया। मेरा शेर, अक्ष बोला तो उसके गालों पर किस करने लगा। अक्ष के किस करने से उस बच्चों को अक्ष की ब्याज जो भी तो अपना फेस इधर उधर करने लगा। मम्मा देखो ना बेबी की निनी टोन खलब कर रहा है, वो बच्चा नींद में ही बोला तो अक्ष जल्दी से अपना फेस उठा लिया। तो जनाब को भी अपने माँ की तरह मेरी बियर्ड से प्रॉब्लम है, अक्ष बोला और एक बार फिर से बच्चे के सर पर किस करके बालकोनी की तरफ अपने कदम बढ़ा लिया।
अक्ष बालकोनी के अंदर आया तो एक लड़की नाइट सूट पहनकर खड़ी थी। हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर रही थी। वहां पर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। अभी के अभी वापस जाओ और मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है, वो लड़की गुस्से से बोली। बाप रे, आज तो लगता है शेरनी फूल सीकर करने के मूड में है, अक्ष धीरे से अपने आप से बोला। और सबसे पहले शिकार तुम्हारा ही होगा, नहीं तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। मिल लिया न उससे, वो लड़की बोली। आज अक्ष को इग्नोर करके अंदर उनके लगी एक। अक्ष जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचा तो लड़की सीधे जाके अक्ष के सीने पर लगी। सॉरी न जान, लेट हो गया, अक्ष उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला। मैंने बोला ना छोड़ो मुझे, मिल लिए न उससे, अब जाओ, सुबह भी होने वाली है, ये से जाते वक्त भी टाइम लगेगा वह तक पहुंचने में, वो लड़की अपना मुंह फेर कर बोली। उस लड़की की मुंह फेरने से अक्ष की हाथ की मुठ्ठियां कस गई। अक्ष झटके से उस लड़की के बालों को अपने मुट्ठी में भर के खींचा तो लड़की की दर्द से आह निकल गई। वाइफी कितनी बार कहा है गुस्सा करो, मारो, मुंह फुलाओ, लेकिन मुंह मत फेरना मुझसे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, अक्ष गुस्से से अमृता की आंखों में देखते हुए बोला। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अमृता ही थी। अमृता की आंखें नम हो गई थी। अक्ष झटके से उसका बाल छोड़कर उसे कस के गले लगा लिया। क्या है, मुझे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ, ये से भी तो हमें भी अपने साथ लेकर चलो, अब मुझे नहीं रहनी है ये सब से अलग। अमृता अक्ष को कस के पकड़कर धीरे से बोली, दे से वो शून्य अभी किसी भी वक्त रो देगी। सी बस कुछ दिन और, जिसलिए हमें इतना सहा तो कुछ दिन में क्या चला जाता ही वाइफी, अक्ष अमृता का बाल सहलते हुए बोला। अमृता अक्ष के बात का कोई जवाब नहीं दी तो अक्ष भी आगे कुछ नहीं बोला। दोनों वैसे ही चुपचाप खड़े थे, लेकिन अपनी अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे थे। अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, रिलैक्स, अक्ष अमृता के बालों में किस करते हुए बोला। हर बार तो यही बोलते हो और फिर तुरंत आपको वापस जाना होता है, अमृता मुंह फूला कर बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष कुछ नहीं बोला। बोलो ना, हमें भी अब अपने साथ ले चलो ना, हमें अच्छा नहीं लगता है यहाँ सबसे दूर अकेले रहना, अमृता फिर से धीरे से बोली। अमृता की बात सुन के भी फिर से अक्ष कुछ नहीं बोला तो अमृता भी इस बार चुप हो गई। कुछ देर फिर से दोनों तरफ शांति छा गई। वाइफी कैन आई किस यू, अक्ष धीरे से बोला। नहीं, मुझे की किस नहीं करनी है, आपका टाइम होने वाला है, अभी आप जाओ, ये से सुबह होने वाला है, अमृता अक्ष को अपने आप से दूर करते हुए बोली। वाइफी थकान गया हूँ बहुत ज्यादा, जरूरत है आज, अक्ष धीरे से बोला। अक्ष की लो आवाज सुनकर अमृता रुककर अक्ष के आंखों में देखने लगी। 1 मिनट देखने के बाद अमृता तुरंत अक्ष के गले में अपनी हाथ डालकर अपने टू पर खड़ी होकर अक्ष के होठ पर अपने होठ रख दी। अक्ष की आंखें सुकून से बंद हो गई। अमृता अक्ष के होठ पर किस कर रही थी लेकिन अक्ष किस बैंक नहीं दे रहा था, बस अमृता के होठों को फील कर रहा था। अमृता अक्ष के होठ पर किस कर रही थी लेकिन अक्ष किस बैंक नहीं दे रहा था, बस अमृता के होठों को फील कर रहा था। कुछ देर बाद भी जब अमृता को किस बैंक नहीं मिला तो अमृता अक्ष से अलग होने लगी तो अक्ष उसके कमर को पकड़कर रोककर फुसफुसाते हुए बोला, नो वाइफी, कंटिन्यू रखो, अक्ष बोला। उसके बातों में उसकी तड़प साफ दिख रही थी। अमृता फिर से अक्ष के होठ पर अपने होंठ रख दी। कुछ देर बाद अक्ष अमृता को लेकर बालकोनी की सोफे पर बैठा हुआ था। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी, फिर भी दोनों अभी बालकोन में ही बैठे हुए थे। वाइफी, मुझे अब जाना होगा, अक्ष अमृता का सर सहलाते हुए बोला। जाना जरूरी है क्या, आज भी उससे नहीं मिलोगे, अमृता अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली। हाँ, अभी टाइम नहीं आया है उससे मिलने की, जल्द ही मिलूंगा मैं उससे, बोलते हुए अक्ष के फेस पर स्माइल थी। सुबह उठकर फिर से आज मुझसे वही सवाल करेगा और मेरे पास फिर कोई जवाब नहीं होगा, अमृता बेरुखी से बोली। बस कुछ दिन की और बात है, संभल लो, फिर मेरे शेर को उसके गुफा में ले जाएंगे, अक्ष गहरी स्माइल के साथ बोला। ऐसा क्यों करते हो, क्यों हर बार बिना उससे मिले जाते हो, अमृता पालत कर अक्ष के आंखों में देखते हुए बोला। वाइफी, क्या तुम भूल गई जो कुछ हुआ पास्ट में, अगर वो सब नहीं हुआ होता तो शायद आज हम कहीं और ही होते, इस बार काश सीरियस होकर बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कुछ भी बोली। कुछ देर खामोशी के बाद अक्ष अमृता को अपने गोद में उठाते हुए बोला, चलो मुझे अभी निकालना होगा, अक्ष बोला तो अमृता उसके नेक पर अपनी हाथ डालकर पकड़ लिया। अक्ष अमृता को रूम में लाया और बेड पर आराम से बिठा दिया और बेड पर देखा तो ब्लैंकेट फिर से नीचे गिरी हुई थी। वाइफी, क्या ये डेली यूज करता है या फिर सिर्फ मेरे आने पर ही, अक्ष ब्लैंकेट उठाते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता के फेस पर गहरी स्माइल आ गई, लेकिन फिर वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, हाँ बाप से थोड़ी ना काम है, डे से बाप एक मौका नहीं छोड़ता है मुझे परेशान करने का, वैसे ये भी करता है। बोलते हुए अमृता बच्चे को एक नज़र देखकर अक्ष के फेस को देखने लगी। शून्य, अच्छा तो मैं परेशान करता हूँ, बताओ कैसे, और वैसे भी हमें तो अभी इतने दिन हो गए हैं,
कुछ किया बिना अक्ष ब्लैकली उठाकर बच्चे को उड़ाकर अमृता के पास आते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता उसे घर आने लगी, और जब तक आप हमें अपने साथ नहीं लेकर चलते हम हमें भी नहीं देंगे अपने पास, अमृता गुर्राते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष कुछ नहीं बोला। अक्ष विंडो के पास गया और अपने मोबाइल में ले कुछ करने लगा। थोड़ी देर बाद रूम का डोर नॉक हुआ। अक्ष जाके डोर ओपन किया तो बाहर नागा खड़ा था। ये इस बॉस आपने बुलाया, और आने में आप कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नागा अक्ष को देखती हुए बोला। वाईफाई में आता हूँ थोड़ी देर में, अक्ष बोला और एक नज़र अमृता को देखकर बोला, फिर नागा को देखकर बोला, नहीं चलो मुझे तुमसे कोई बात करनी है, अक्ष बोला और सीधे स्टडी रूम की तरफ चला गया। अमृता बस दोनों को जाते हुए देखती रह गई। अमृता बेड पर अच्छे से लेट गई। गिर बच्चे के थोड़ा और पास जाकर, मेरा राजा बेटा, पूरा दिन मम्मा को परेशान करते हो ना, अमृता बोली और झुककर उसके लिप पर पैक देकर पीछे हो गई। वही अमृता के इस हरकत पर बच्चा अमृता का एहसास पाकर अमृता के ऊपर आने लगा। नींद में ही रीता के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। अमृता अच्छे से बेड पर लेट गई और तो बच्चा खुद ही अमृता के ऊपर आके उसके ऊपर अपना हाथ पाँव फैलाकर, मम्मा आप कहाँ तले जाते हो, आपको पता है ना आपते बिना आपते लजा बेटा को नींद नहीं आती है, बच्चा नींद में बोला और तो अमृता उसका सर सहलाने लगी। बच्चा अमृता का ये दिस पकड़ फिर से दो गया। अमृता अभी भी नहीं सोई थी, बस बेड पर लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद अक्ष रूम में आया और अमृता और बच्चे को उस पोजीशन में देखकर उसके हाथों की मुट्ठी आपस में कस गई। आय वाइफी, ये क्या हरकत है, ये कोई सोता है क्या? अक्ष जल्दी से अमरिया के पास आते हुए बोला। अमृता इसके बाद का कोई जवाब देता कि 1 मिनट पहले, अक्ष बोला और बच्चे को जल्दी से अमृता के ऊपर से उठाने लगा। मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? बच्चा अमृता को कस के पकड़ते हुए बोला। आप ही का बेटा है, आप ही जितना पॉजिटिव मुझे लेकर, अमृता धीरे से स्माइल करते हुए अक्ष को देखते हुए बोली। अमरिया की बात को लेकर अक्ष कुछ नहीं बोला, बस बच्चे को अमृता से दूर करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद गई फाइनली अक्ष अमृता से बच्चे को अलग करके आराम से बेड पर एक साइड सुला दिया। आई वार्निंग वाइफी, आज के बाद तुम मेरे शेर को ये सपने ऊपर नहीं सुलाओगी, अक्ष बेड पर बैंड होकर अमृता के आर्यों में देखते हुए बोला। मैं थोड़ी ना सुलाती हूँ उसे, बिना मेरे ऊपर सोए नींद ही नहीं आती है, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। उसके फेस पर अक्ष को चिढ़ाने वाली स्माइल थी। अमृता की बात सुनकर अक्ष उसे बुरी तरह से घूरने लगी। मैं थोड़ी ना सुलाती हूँ उसे, बिना मेरे ऊपर सोए नींद ही नहीं आती है, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। उसके फेस पर अक्ष को चिढ़ाने वाली स्माइल थी। अमृता की बात सुनकर अक्ष उसे बुरी तरह से घूरने लगा। अच्छा फिर जब हम साथ हो जाएंगे तब इसे कहाँ सुलाओगी, क्योंकि वो तो मेरा जगह है, अक्ष अमृता होठ पर अपने सांसें छोड़ते हुए बोला। अमृता की आंखें 1 मिनट के लिए बंद हो गई। तब अपने बेटे से लड़ लेना क्यों जिद में, तो ये आपको भी पीछे छोड़ दिया है, अमृता अक्ष के गाले में हाथ डालते हुए बोली। क्यों कर हो वाइफी, मुझे अभी जाना होगा, क्यों मेरे लिए मुश्किल कर रही हो जाने में, अक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता झटके से अक्ष को छोड़ दी। जाओ छोड़ दिया मैंने, अमृता धीरे से बोली। अक्ष पहले अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ा, फिर अमृता को अपने बाहों में उठाकर खुद उसे अपने गोद में लेकर बेड पर बैठ गया। कहीं नहीं जा रहा हूं मैं जब तक अब तुम नहीं कह देती, अक्ष अमृता करके अपने सीने से लगाते हुए बोला। हर बार कोई ना कोई चाल चल ही लेते हो ना, जिससे मेरा मन खुद तुम्हें भेजने को हो जाता है। अमृता की बात सुनकर अक्ष के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। जब तुम जानती ही हो वाइफी हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी हर बार यही जिद करती हो, तो इसमें मैं क्या करूं, मुझे जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, अक्ष स्माइल करते हुए बोला। लेकिन आज जब तक मेरी वाइफी नहीं कहती मैं नहीं जाने वाला ये से कहीं भी, अक्ष अमृता के गाल को चूमते हुए बोला। तो रहो ये इसमें नहीं जाने देने वाली, आज कहीं ही यहाँ से, अमृता अपनी आंखें बंद करते हुए बोली। अक्ष कुछ नहीं बोला और वो भी अपनी आंखें बंद करके अमृता का सर सहलाने लगा। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी, लेकिन अमृता अभी भी अक्ष को जाने का इजाजत भी नहीं दी थी। तभी अक्ष का मोबाइल बजा। अक्ष एक नज़र नंबर को देखकर कॉल काट कर दिया। अमृता की आंखें खुली लेकिन फिर उसने बंद कर लिया कि तभी एक बार फिर से मोबाइल बजा। जब एक बार कॉल काट कर दे रहा ही तो क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अक्ष धीरेगर गुस्से से कॉल उठाकर बोला। और उधर की बिना बात सुने फिर से कॉल के कर दिया। अमृता सब सुन और देख रही थी, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर करके अपनी आंखें बंद कर लिया। अक्ष भी कुछ नहीं बोला और अमृता का बाल सहलाने लगा। अमृता अभी अपनी आंखें बंद की ही थी कि एक बार फिर से रूम डोर नॉक हुआ। अमृता इस बार गुस्से से अपनी आंखें खोलकर अक्ष को घूरने लगी। कितने चालक हो ना, मैंने परमिशन नहीं दिया तो ये चाल चल दिए, और मुझे पता भी नहीं चला, अमृता अक्ष को घूरते हुए बोली। क्या बोल रही हो वाइफी, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है, अक्ष अमृता आंखों में देखते हुए बोला। अब ये संजान मत बनो,
अभी डोर पर कौन है? अमृता घूरते हुए बोली। मुझे सच में नहीं पता है वाइफी, डोर पर अभी कौन है? अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता अक्ष की गोद से उठ गई और जाके डोर ओपन किया तो डोर पर नागा खड़ा था। अमृता एक नज़र नागा को देखकर फिर से अक्ष को घूरी तो अक्ष अपनी भौं उचका दिया। अमृता उसे घूरने के बाद नागा की तरफ देखने लगी। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? अमृता नागा को देखते हुए बोली। आई एम सॉरी अमृता, अभी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट अभी बॉस को जाने की परमिशन दे दो वरना इतने दिनों की मेहनत हमारी सारी खराब हो जाएगी, नागा रिक्वेस्ट भरी आवाज में बोला। और ये कहने के लिए आपके बॉस ने ही आपको बोला है ना? अमृता नागा को घराते हुए बोली। क्यों बॉस को तुम गलत समझ रही हो? और बात को क्यों नहीं समझ रही हो? बॉस कुछ दिन की बात और है, फिर हम सब साथ में होंगे, नागा अमृता को समझाते हुए बोला। अच्छा, फिर वो कुछ दिन कब तक आ जाएगा मुझे बता दो। आप हर बार का सबका यही नाटक होता है, और इसमें मेरा और मेरे बच्चे का क्या कसूर है? चलो मेरा छोड़ो, उस मासूम की क्या गलती है जो हर रोज अपने डैड से मिलने को खुश रख रहा है? अमृता की आवाज बोलते हुए भरी हो गई थी, उसकी आंखों में अब नमी छाने लगी थी। अमृता के बात का जवाब नागा के पास नहीं था। चुप हो जा, बस कुछ दिन और फिर मैं खुद उसे खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी नागा नहीं। नागा कुछ सोचकर बोला। उसे फेस पर किसी बात को लेकर नफरत सर देखी जा सकती थी। अमृता को इतनी देर डोर पर खड़ा हुआ देख अक्ष उठकर डोर के पास आए और सामने देखा तो क्या हुआ, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? अक्ष नागा को देखते हुए बोला। यस बॉस, आपको अभी निकालना होगा वरना वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा, नागा अपना सर झुकाकर बोला। को भी हो कह दो मैं नहीं आ रहा अब वहां पे, नागा बोला और अमृता का हाथ पकड़कर रूम में ले जाने लगा। शून्य जाए, अमृता बिना देखे बोली। अमृता की बात सुन के अक्ष अमृता की तरफ पलटा। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम चलो अंदर, अक्ष अमृता को अंदर ले जाते हुए बोला। अमृता की बात सुन के अक्ष अमृता की तरफ पलटा। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम चलो अंदर, अक्ष अमृता को अंदर ले जाते हुए बोला। अक्ष अमृता को अंदर लेके आ गया और बैग पर बिठाते हुए कैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी साइड टेबल पर रखा अक्ष का मोबाइल फिर से बजा। अक्ष दे से ही उठने को हुआ कि अमृता उससे पहले कॉल उठाकर अपने कॉल पर लगाई। कुछ देर उदार की बात सुनकर अमृता के आंखों में फिर से नमी छा गई। अमृता ने कॉल काट करके खड़ी हूँ। क्या हुआ वाइफी, जब तक तुम नहीं कहती मैं कहीं नहीं जा रहा है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अक्ष अमृता के आंखों के क्याते को साफ करते हुए बोला। अमृता कुछ नहीं बोली और मोबाइल अक्ष के पॉकेट में रख अपने टू पर खड़ी हुई और बिना कुछ बोले अक्ष के होठ पर अपने होंठ रखकर खड़ी हो गई। लेकिन उसने अक्ष को किस किया नहीं, बस दोनों के होठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कुछ देर तक दोनों की तरफ से संति छाई हुई थी। अमृता अब दे से ही हटने को हुई कि अक्ष किसके कमर को मजबूती से पकड़कर अपने आप से एकदम सटाकर पेस्नेट होकर किस करने लगा। 11-15 मिनट किस के बाद जब अमृता की सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अक्ष अमृता के होठ को छोड़कर उसके सर से अपना सर जोड़कर धीरे से बोला, आई एम सॉरी वाइफी, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर कभी मैं तुम दोनों को सीने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। अक्ष धीरे से बोला और अपने के सर पर किस करके उससे अलग हुआ। अक्ष की किसी भी बात पर अमृता ने की जवाब नहीं दिया था। अदा उठने वाली ही होगी, अब आपकी निकलना चाहिए, अमृता बिना किसी भाव से बोली और अक्ष से दूर हो है। अक्ष भी कुछ नहीं बोला और अपने कद डोर की तरफ बढ़ा दिया। अमृता जाके चुपचाप सर झुकाकर बेड पर बैठे। अक्ष बाहर निकाला तो दूर पर ही नागा खड़ा था। सब तैयारी हो चुकी है ना? अक्ष जाते हुए बोला। यस बॉस, नागा ने अक्ष के पीछे चलते हुए जवाब दिया। हम सिक्योरिटी और टाइट कर दो, आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो लोग जरूर कुछ न कुछ शक हो ही चुका होगा, बस हमें इंतजार है तो उनकी बस एक गलती की, अक्ष डेविल स्माइल करते हुए बोला। ये इस बॉस सब कुछ हो जाएगा, नागा भी स्माइल करते हुए बोला। और हाँ, उन सब को एक आंच तक नहीं आनी चाहिए, यू गेट दैट। बोलते हुए अक्ष चौपर के पास आ चुका था। अक्ष की बात सुनकर नागा ने पाना सर हिला दिया। अक्ष चौपर पर चढ़ने लगा तभी उसकी नज़र विंडो पर गई तो उसके फेस पर गहरी प्यो स्माइल आ गई। वो एक नज़र विंडो को देखकर अपना हाथ हिलाकर चौपर के अंदर बैठ गया। विंडो पर अमृता बिना किसी भाव के खड़ी थी। उसने अक्ष के बाय का रिप्लाई भी नहीं दिया। देखते ही देखते अक्ष का चौपर उसके आंखें से ओझल भी हो गया। अमृता विंडो बंद करके अंदर गई तो उसकी नज़र बेड पर सोए बच्चे पर है। जी अक्ष को टू कॉपी था, बस फर्क इतना था उसकी आंखें हल्की नीली थी जिससे वो किसी प्रिंस से कान नहीं लगता था। उसकी चद्दर फिर से बेड के नीचे गिर गई थी। अमृता के फेस पर अपने आप ही स्माइल आ गई। अमृता बेड पर लेटकर बच्चे को अपने पास गई और उसे अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चा भी अमृता के आधी से ज्यादा उसके ऊपर आके फिर से सुकून सो गया। मुंबई, सुबह के 9 बजे अक्ष विला न जाकर सीधे मल्होत्रा इंडस्ट्री के ऊपर फ्लोर पर लैंड हुआ। अक्ष चौपर से उतरा तो राहुल वही खड़ा था। सब ठीक है? अक्ष आते हुए बिना किसी भाव से बोला।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। यस बॉस, अभी तक तो सब ठीक है, सी रही अक्ष के पीछे चलते हुए जवाब दिया। अक्ष राहुल के बात पर कुछ नहीं बोला और सीधे अपने केबिन में आया तो देखा वहां पहले से जी रिया उसका इंतजार कर रही है। कहाँ से आ रहे हो बेबी? रिया अक्ष के पास कटे हुए बोली। रिया को देखा कर अक्ष के हाथ की मुठिया कस गई। क्या हुआ बेबी जवान दो, कहाँ से आ रहे हो इतनी सुबह? रीता बिल्कुल अक्ष के पास आके उसके आंखों में देखते हुए बोली। एक मीटिंग थी, उसी को अटेंड करने के लिए कल रात को जाना पड़ा, अक्ष बिना किसी भाव से बोला और फिर जाने लगा। अरे अभी जा कहाँ रहे, मैंने थोड़ी ना जाने लो कहा है। एक गुड मॉर्निंग किस तो देते जाओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, रीता अक्ष के आगे आए हुए बोली। रिया की बात सुनकर अक्ष उसे घूर कर देखने लगा। औकात से ज्यादा नहीं मग रही हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है अक्ष मल्होत्रा को भिखारियों को दान देना पसंद नहीं है, अक्ष बिना किसी भाव से बोला। अक्ष ने बात सुनकर रीता का फेस तिलमिला उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारी कहने की? रिया चिल्लाते हुए बोली। पहले तो आवाज नीची, अक्ष सर्द आवाज में बोला, फिर आगे कहा, और दूसरी तुम मुझसे भीख मांगी हो क्या को अपने आप को भिखारी कह रही हो? अगर जा तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, अक्ष कृपी स्माइल के साथ बोला। और तो रिया ओए फेस जलने लहर अक्ष उसे वही छोड़कर बाथरूम की तरफ चला गया। अब तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा अक्ष मल्होत्रा ये भिखारी क्या करती है, रिया बोली। फिर अपने ही बात को सही कार्य हुए बोली, नहीं मैं भिखारी नहीं ही, जस्ट वेट एंड वॉच, रिया बोली और गुस्से से केबिन से निकल गई। अब तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा अक्ष मल्होत्रा ये भिखारी क्या करती है, रिया बोली। फिर अपने ही बात को सही कार्य हुए बोली, नहीं मैं भिखारी नहीं ही, जस्ट वेट एंड वॉच, रिया बोली और गुस्से से केबिन से निकल गई। कुछ देर बाद अक्ष फ्रेश होकर केबिन में आया और अपने चेयर पर बैठकर लैपटॉप ऑन किया तो सामने का सीन देखकर उसके फेस पर गहरी स्माइल आ गई। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। अक्ष कमिंग बोला तो राहुल अंदर आया और उसके पीछे पियान अक्ष का कॉफी और नाश्ता लेकर आए और काफी अक्ष को देकर नाश्ता टेबल पर रख कर चला गया। राहुल कुछ नहीं बोल रहा था तो अक्ष एक नज़र उसे देखाकर कॉफी का घुट पीते हुए बोला, बोलो क्या बोलना है? अक्ष लैपटॉप पर अपनी नज़र गड़ाए हुए बोला, बॉस वो बाबर का भाई अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया है, कल रात का उन्हें कुछ शक हो गया है, राहुल पूरी बात बताते हुए बोला। ये तो पता नहीं चला है ना कि मैं दिल्ली गया था कल रात, अक्ष अपना सर उठाकर राहुल को देखते हुए बोला। अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते, राहुल धीरे से बोला। उसकी चीन तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, गो एंड डू योर वॉक, अक्ष संत भाव से बोला। ओके बॉस, बट ये नाश्ता कर लीजिए वरना मैम मेरा क्लॉस लगा देंगी, राहुल जाते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर अक्ष उसे घूर कर देखा तो राहुल जल्दी से केबिन से निकल गया। अक्ष कॉफी पीते हुए लैपटॉप को देखने लगा। दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन। रिया तमतमाते हुए अंदर आई तो संगीता जी और मिस्टर मल्होत्रा हॉल में हो बैठे हुए थे। क्या से क्या हो गया अमृता के जाने के बाद से? संगीता जी नम आंखों से बोली। आप दुखी क्यों होती है, जल्द हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिस्टर मल्होत्रा संगीता जी को तसल्ली देते हुए बोली। ये तो पता नहीं चला है ना कि मैं दिल्ली गया था कल रात, अक्ष अपना सर उठाकर राहुल को देखते हुए बोला। अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते, राहुल धीरे से बोला। उसकी चीन तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, गो एंड डू योर वॉक, अक्ष संत भाव से बोला। ओके बॉस, बट ये नाश्ता कर लीजिए वरना मैम मेरा क्लॉस लगा देंगी, राहुल जाते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर अक्ष उसे घूर कर देखा तो राहुल जल्दी से केबिन से निकल गया। अक्ष कॉफी पीते हुए लैपटॉप को देखने लगा। दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन। रिया तमतमाते हुए अंदर आई तो संगीता जी और मिस्टर मल्होत्रा हॉल में हो बैठे हुए थे। क्या से क्या हो गया अमृता के जाने के बाद से? संगीता जी नम आंखों से बोली। आप दुखी क्यों होती है, जल्द हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिस्टर मल्होत्रा संगीता जी को तसल्ली देते हुए बोली। मुझे आपसे बात करनी है, रीता मिस्टर मल्होत्रा के समाने आते हुए बोली। मुझे अभी कुछ काम है, मिस्टर मल्होत्रा एक नज़र रिया को देखकर बोले और फिर संगीता जो को देखने लगे। लेकिन मुझे अभी आपसे बात करनी है, रीता एक एक शब्द चबाते हुए बोली। रिया की आवाज़ सुनकर मिस्टर मल्होत्रा उसकी तरफ देखने लगे, फिर बिना कुछ बोले रूम की तरफ चले गए। संगीता जी को कुछ समझ नहीं आया। रिया एक नज़र संगीता जी को देखकर मिस्टर मल्होत्रा के पीछे चली गई। कुछ देर बाद रीता रूम से निकली और बिना किसी परछाई दिए मेंशन से निकल गई। उसके फेस पर इस वक्त डेविल स्माइल थी। मल्होत्रा इंडस्ट्री। अक्ष लगातार लैपटॉप पर अपनी उंगली चला रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। अक्ष एक नज़र मोबाइल को देखकर डे से ही इग्नोर करने को हुआ कि तभी मोबाइल नंबर देखकर कॉल पिक करके अपने कान पर लगा लिया। अक्ष, मुझे तुमसे बात करनी है अभी के अभी, उधर से मिस्टर मल्होत्रा बोले। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अक्ष सीधे माना करते हुए बोला।
कभी तो मेरी बात मान जाया करो, मिस्टर मल्होत्रा बेबसी से बोले। उनकी बात सुनकर भी अक्ष कुछ नहीं बोला। तो तुम नहीं आ रहे हो? अक्ष की आवाज न सुनकर मिस्टर मल्होत्रा फिर से बोले। लेकिन फिर भी अक्ष कुछ नहीं बोला तो मिस्टर मल्होत्रा कॉल काट कर दिए। मिस्टर मल्होत्रा के कॉल रखते ही अक्ष अपना मोबाइल फेंक कर दीवार पे मारा तो मोबाइल 2 भागों में बट गया। अक्ष गुस्से से बेल बजाया तो राहुल भाग कर अंदर आया। कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? अक्ष सरदर्द में बोला तो राहुल अपना सर हाँ में हिलाकर केबिन से बाहर निकल गया और अक्ष केबिन से बने रूम की तरफ चला गया। दिल्ली में बच्चा ऐस नहीं करते, मम्मा देखेगी तो आपके साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी, आप समझ क्यों नहीं है रहे हो? अदा बच्चे को मानते हुई बोली। आदू मैंने बोला ना मुझे मम्मा से अभी बात करनी है तो करनी है, बच्चा अपना दोनों हाथ बंधे अदा को देखते हुए बोला। अक्षत आप समझ क्यों नहीं रहे हो, आपकी मम्मा अभी मीटिंग में होगी। अदा भी उसी टोन में जवाब जी हाँ, ये कोई और नहीं अक्षत है, अक्ष और अमृता का बेटा, जिसकी शकल तो अमृता पर पड़ी लेकिन हरकतें अक्ष से हुबहू। सैयद जिद में अक्ष को भी पीछे छोड़ दे, गोल सा फेस एकदम गोरा रंग खूबसूरत में तो सैयद अक्ष और अमृता को भी पीछे छोड़ दे और माइंड इतना तेज कि एक नॉर्मल बच्चे से भी ज्यादा हो। समझदारी में तो नंबर 1 लेकिन शैतानी से उससे भी डबल। ठीक है अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करनी है। अक्षत स्टडी टेबल की तरफ जाते हुए बोला। अच्छा बच्चों अभी आपकी स्टडी स्टार्ट नहीं हुई है जो आप ये इस बड़े डे से बातों कर रहे हो, अदा अक्षत को पकड़ते हुए बोली। अदा की बात सुनकर अक्षत के फेस पर सेतनी स्माइल आ गई। ठीक है जब मैं बाला हो गया हूँ अब मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे पढ़ाई करनी है। अक्षत बोला तो अदा अपना मुंह खोले उसे देखने लगी। आदू मुंह बंद कर लो नहीं तो मक्खाई घुस जाएगी, अक्षत बोला और छोटे से स्टडी चेयर पर जाके बैठकर अपनी बुक खोलकर पढ़ाई करने लगा। बच्चा आप कुछ ज्यादा ही दिन पा दिन बड़े नहीं होते जा रहे हो, अदा अक्षत के पास जाते हुए बोली। क्या कालू कोई मुझे मेरे डैडी से मिलते ही नहीं हो जो मैं उनके आगे छोटा बन जाऊं? अक्षत तो एक्टिंग करते हुए बोला। क्या कालू कोई मुझे मेरे डैडी से मिलते ही नहीं हो जो मैं उनके आगे छोटा बन जाऊं? अक्षत ओवर एक्टिंग करते हुए बोला। 11 अक्षत की ओवर एक्टिंग देखकर अदा मुंह खोले बस उसे देखती रही। अच्छा बच्चों अब मेरे से ही होशियारी आने दो, आज दी को आज मैं आपकी सारी शैतानी बताऊंगी, अदा अक्षत के समाने खड़ा होकर बोली। तारांकन ठीक है जा कल बता दो, अक्षत बिंदास होकर बोला। अक्ष की जा सुनकर एक बार फिर से अदा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या सच में चाली जाओ? अदा अक्षत के सामने खड़ी होकर बोली। हाँ कल बता दो आप, फिर मैं भी उन्हें बता दूंगा आप दिल्ली आप किसी की फोटो देख कर लौटी हो, अक्षत शैतानी स्माइल करते हुए बोला। वही अक्षत की बात सुनकर अदा मुंह फाड़े उसे देखने लगी। अक्षत ये आप कहाँ से पता चला, आप ये किसी की सीक्रेट चीजें नहीं छुटे क्या, आप माइनस भूल गए हैं? अदा अक्षत को डटाते हुए बोली। तो अक्षत अपना सर खुलाकर अपने होंठ बाहर निकल लिया जिसे देखकर किसी को भी उसके ऊपर दया आ जाए। अदा बोलते हुए रुक गई और जल्दी से झुककर अक्षत को अपने गोद में उठाकर उसके गाल चूमकर बोली। आई एम सॉरी बेटू, मैंने कुछ ज्यादा अपने बच्चे पर चिल्ला दिया, अदा मायूस होकर बोली। तो अक्षत जल्दी से अदा के गले लग गया लेकिन उसके फेस पर शैतानी स्माइल थी। दूसरी तरफ मुंबई में राहुल परेशान होकर अक्ष के केबिन के बाहर घूम रहा था। क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बॉस के मना करने के बावजूद भी मैंने कॉल ट्राई की लेकिन उनका कॉल लग हो नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? राहुल परेशान होकर बोला। बहुत सोचने के बाद राहुल ने निखिल को कॉल किया तो निखिल का कॉल आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा। राहुल हार मानकर गहरी सांस लिया फिर किसी को कॉल लगा दिया। शाम का वक्त, हॉस्पिटल। अमृता सीधे भागते हुए हॉस्पिटल आई तो बाहर हो उसे संगीता जी मिल गई लेकिन रोने की वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। साइड में ओम बिना किसी भाव के खड़ा था, कांची वहां पर नहीं थी और न ही निखिल। मोम, अमृता धीरे से बोली। संगीता जी पलट कर देखी तो सामने अमृता को देखकर हैरानी से उसे देखने लगी लेकिन साथ में उनके आंखों से आंसू तेज हो गए। ये क्या हालत बना कर रखा है आपने? अमृता संगीता जी के पास आते हुए बोली। उसके पीछे नागा भी था। वही ओम अमृता को देखकर अभी भी हैरानी से उसे देख रहा था, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि अमृता अभी भी जिंदा है। भाभी, ओम भरे गले से बोला और दौड़कर अमृता के गले लग गया। आप जिंदा हो तो अदा कहाँ है? ओम रोते हुए बोला। वो अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन वो भी जिंदा है, अमृता ओम का सर सहलाते हुए बोली। अच्छा अब आप चुप हो। और हाँ पापा अभी कैसे है? डॉक्टर ने क्या कहा? अमृता ओम को अपने आप से अलग करते हुए बोली। एक अमृता की बात सुनकर ओम अमृता से अलग हुआ तो अमृता संगीता जी के पास चली गई। अमृता संगीता जी के पास गई तो संगीता जी अपने कपते हुए हाथ आगे करके अमृता का गाल टच किया तो अमृता उनका हाथ झट से पकड़ ली।
तुम जिंदा थी तो अब तक कहाँ थी, क्यों नहीं आए अभी तक तुम हम सब के पास? तुम्हारे जाने के बाद सब बिखर चुका है अमृता, सब बिखर चुका है, संगीता जी रोते हुए बोली। मॉम अभी ये सब बातों का कोई जवाब नहीं है देने का, आप पहले ये बताओ मॉम पापा को क्या हुआ है और ये सब कैसे हुआ? अमृता नम आंखों से संगीता जी को देखते हुए बोली। पता नहीं, अचानक से वो रिया आई थी और इनको रूम में अपने साथ ले जाकर इनके बीच कुछ बात हुई। थोड़ी देर बाद रिया चली गई, इसके जाने के बाद कुछ देर में रूम में गई तो ये नीचे बेहोश पड़े हुए थे। संगीता जी रोते हुए पूरी बात बताए। आप जिंदा हो तो अदा कहाँ है? ओम रोते हुए बोला। वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो भी जिंदा है, अमृता ओम का सर सहलाते हुए बोली। अच्छा अब आप चुप हो, और हाँ पापा अभी कैसे है? डॉक्टर ने क्या कहा? अमृता ओम को अपने आप से अलग करते हुए बोली। एक अमृता की बात सुनकर ओम अमृता से अलग हुआ तो अमृता संगीता जी के पास चली गई। अमृता संगीता जी के पास गई तो संगीता जी अपने कपते हुए हाथ आगे करके अमृता का गाल टच किया तो अमृता उनका हाथ झट से पकड़ ली। तुम जिंदा थी तो अब तक कहाँ थी, क्यों नहीं आए अभी तक तुम हम सब के पास? तुम्हारे जाने के बाद सब बिखर चुका है अमृता, सब बिखर चुका है, संगीता जी रोते हुए बोली। मॉम अभी ये सब बातों का कोई जवाब नहीं है देने का, आप पहले ये बताओ मॉम पापा को क्या हुआ है और ये सब कैसे हुआ? अमृता नम आंखों से संगीता जी को देखते हुए बोली। पता नहीं, अचानक से वो रिया आई थी और इनको रूम में अपने साथ ले जाकर इनके बीच कुछ बात हुई। थोड़ी देर बाद रिया चली गई, इसके जाने के बाद कुछ देर में रूम में गई तो ये नीचे बेहोश पड़े हुए थे। संगीता जी रोते हुए पूरी बात बताए। रिया का नाम सुनकर अमृता के हाथों की मुट्ठी कस गई, लेकिन फिर संजोता जी की हालत देखकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करके बोली। अच्छा तो आप लोगों ने इन्हें कॉल नहीं किया क्या? अमृता अक्ष के बारे में संगीता जो को पूछते हुए बोली। उनका कॉल नहीं लग रहा है तो मैंने राहुल भाई को कॉल किया था, लेकिन उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, ओम अमृता को बताते हुए बोला। ओम की बात सुनकर अमृता पलटकर नागा को देखा तो नागा ने अपना सर हाँ में हिलाकर बाहर चला गया। अमृता ओम को बोलकर पहले पानी मांगा कर संगीता जी को पिलाकर वहीं चेयर पर बिठाकर बोली, पहले आप अब रिलैक्स होकर बैठो, अब मैं आ गई हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। अमृता संगीता जी का हाथ पर अपनी हाथ रखते हुए बोली। अमृता बोली तो संगीता जी की आंखों से आंसू और तेज हो गए। मॉम अब एक और आंसू नहीं आनी चाहिए आपके आंखों से, अब आपकी बेटी आ गई है। अमृता संगीता जी की आंखों आंसू पूछते हुए बोली। तभी आईसीयू का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर को देखकर सब खड़े हो गए। क्या हुआ डॉक्टर, अब पापा की हेल्थ कैसी है? अमृता डॉक्टर से पूछी। देखिए उन्हें सीरियस हार्ट अटैक आया है, हमें उनके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर नील से बात करनी होगी और डॉक्टर नील अभी बाहर है इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है, डॉक्टर ने अमृता को पूरी बात बताते हुए बोला।